कमरे के दरवाजे पर दूसरी बार दस्तक की आवाज़ सुनाई दी तो वे चौंक गई। ये उसका वहम तो नहीं हो सकता था। पहले दस्तक पर तो वे अपने बिस्तर पर दुबकी पड़ी रही। डर के मारे उसका बुरा हाल था, मगर दोबारा दस्तक सुनाई दी तो वे उठ बैठी थी। इस वक्त आधी रात को कौन आ सकता था? उसने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज रहे थे। वे हमेशा से जल्दी सोने की आदी थी। आज भी 8 बजते ही उसे नींद के झक्के आने लगे थे तो अपने कमरे में आकर वे सो गई थी, जबकि बाहर मौजूद उसके कंजस उसके आवाज़ें देते हुए और रोकने की कोशिश करते हुए, मगर उसे किसी की परवाह ना थी। जब तक रात के 11:30 बजे बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। बाकी घर वाले भी अपने अपने कमरों में सोने जा चुके थे, तो न जाने कौन सा जिन भूत उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। वे अभी भी उसी उम्मीद पर बैठी थी कि जो कोई भी उसे आधी रात को तंग करने आया था, जवाब ना पाकर और मायूस होकर खुद ही लौट जाएगा। मगर दस्तक देने वाला भी इंतहाई का ढीठ था। तीसरी दस्तक पर भी उसे चारों नज़ारा उठना पड़ा। कौन है? उसने धीमी सी लरस हुई और आवाज़ से पूछा तो वो बाहर से हसन की आवाज़ सुनाकर उसकी जान में जान आई थी। मेरे यार, दरवाज़ा खोलो, कब से दस्तक दे रहा हो, क्या कर रही हो अंदर? उसने आगे बढ़कर फ़ौरन से कुंडी खोली और घूर कर हसन को देखा। रात के 11:30 बजे अमूमन लोग सोते हैं, मैं भी सो रही थी। अच्छा चलो मेरे साथ आओ। हसन ने अपना बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वे उसके शाने से झटका टकरा गई। ओहो, उसे यूं बेजान मूर्ति की तरह खुद से टकराते देखकर वे भी एक लम्हे को घबरा गया। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों आधी रात को तुम हवा के घोड़े पर सवार होकर आ गए हो? वे अपना माथा मस गलती जल भुन कर बोली थी। आधी रात होने में भी अभी वक्त बाकी है और तुम आओ हो तो सही, जाना बहुत ही ज़रूरी है। अब की बार हसन ने उसे हाथ लगाने से परहेज़ करते हुए सिर्फ चलने का ही इशारा किया था। क्या हुआ माँ? बाबा की तबीयत तो ठीक है? उसे माँ और बाबा का ख्याल आया तो उसके चेहरे पर परेशानी सी छा गई थी। बाबा मियाँ की तबीयत कल शाम से ख़राब थी और वे अस्पताल में दाखिल थे। इसी वजह से तो आज पूरा ख़ानदान उनके घर में इकट्ठा है। अब छुपाने का क्या फ़ायदा? दरअसल अब्बा मियाँ नीम गंदगी में तुम्हें ही पुकार रहे हैं। हसन ने इतनी रोनी शक्ल बनाकर कहा तो वे फ़ौरन पलटी और बिस्तर पर पड़े गोला बने दुपट्टे को उठाकर झटक कर दिया और सर पर डालकर बाहर निकल आई। वे तमाम रास्ते सर से दुपट्टा का पल्लू डाले और दोनों हाथों को उठाए बाबा मियाँ की तबीयत ठीक होने की दुआ मांगती रही, जबकि हसन ड्राइविंग करते हुए एक नज़र उस पर डालता और मुस्कुराता देता। गाड़ी अस्पताल की बजाय एक करीबी होटल के सामने रुकी तो वे चौंक गई। बाबा मियाँ इस वक्त होटल में क्या कर रहे हैं? उसने हसन से पूछा तो वे कहकर हंसने लगा और वे गाड़ी पार्क करके गाड़ी से उतरा और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वे भी हैरत में डूबी उसके पीछे चल दी। होटल का मैनेजर आगे बढ़ा और मेज़ की तरफ इशारा किया। हसन उस मेज़ पर जाकर बैठ गया। वे भी हैरान होती उसके सामने बैठ गई। बाबा मियाँ कहाँ हैं? उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़कर पूरे होटल का जायज़ा लिया, मगर उसे कहीं बाबा मियाँ दिखाई न दिए। तो उसने सवालिया नज़रों से हसन की तरफ देखा। अपनी आंखें बंद करो, अभी तुम्हें बाबा मियाँ दिखाई देंगे। हसन ने उसे हिदायत की तो उसने हैरान होते हुए अपनी आंखें बींच ली। अब अपनी आंखें खोली। अगले ही लम्हे उसे हसन की आवाज़ सुनाई दी तो उसने पट से आंखें खोल दी। हसन ने केक बिल्कुल उसके चेहरे के सामने रखा था और सालगिरह बहुत मुबारक हो। केक की साइड से उसने सर निकाल कर कहा तो वे चौंक गई। वह हैरान हुई थी, वे तो अपनी सालगिरह बिल्कुल ही भूल गई थी। उसने घड़ी की तरफ निगाह की। हसन को ना सिर्फ उसकी सालगिरह याद थी, बल्कि रात के 12 बजे वे उसे इस होटल में सालगिरह मनाने के लिए भी ले आया था, जबकि वो तो यही समझी थी कि बाबा मियाँ की तबीयत खराब है। तभी तो वे किसी को भी बगैर बताए निकल आई थी। घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा? उसने परेशानी से हसन की तरफ देखा था। अरे कुछ नहीं होता, सब आराम से सो रहे हैं, तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूँ ना, उसने एक अदा से सीने पर हाथ रखकर कहा और छुरी उसकी तरफ बढ़ा दी। हयात विला में रौनक हमेशा उरूज पर होती है। हयात साहब के 4 बेटे और 4 ही बेटियाँ थी।
बेटे को तो उन्होंने रुखसत करके उनके घर का कर दिया था, मगर बेटों के लिए एक ही शर्त रखी थी कि वे जिंदा रहे या ना रहे, सब भाइयों को इकट्ठे एक जगह मिलकर रहना होगा। बेटे भी माँ बाप और भाइयों की मोहब्बत का दम रह भरते थे, इनकार करने की हिम्मत ना कर सके। हयात साहब समझदार इंसान थे, इतना तो वे भी समझते थे कि एक घर में खास तौर पर बीवी बच्चों के साथ सब भाइयों को रहना किस कदर मुश्किल होगा। लिहाजा उन्होंने एक ही घर में 4 अलग अलग पोर्शन बनवाए थे और सब बेटों को उनके पोर्शन के अलग अलग कर दिए थे। खुद वे अपनी बीवी यानी कि दादी के साथ सबसे बड़े बेटे के पोर्शन में रिहाइश पजीर थे। बड़ों ने अपने बड़े पल्ली यानी कि हयात साहब के सबसे बड़े बेटे के पोर्शन में लगा करती, क्योंकि वहाँ पर दादा दादी जो मौजूद होते थे। बच्चे अपनी फरमाइश और ख्वाहिशों लेकर दादा दादी के घुटने पर कर बैठ जाते और दादा दादी भी उनकी ख्वाहिश पूरी करने में एक लम्हा न लगाते। मगर हयात साहब खिलाते तो सोने का निवाला था, मगर शेर की निगाह से देखने पर यकीन रखते थे। उन्होंने कभी किसी बच्चे को बेजा लाड प्यार से ना बिगाड़ा, बल्कि उसूलों की बुनियाद पर उनकी तरबियत की। घर का माहौल बच्चों के लिए हमेशा ही सख्त रहा ताकि वे अपनी उदूगिरी तालीम में हमेशा आगे रहे। वैसे तो बाबा मियाँ अपने सभी पोते पोतियों से प्यार करते थे, मगर दूसरे नंबर के बेटे अजीम की बड़ी बेटी ज़ूबिया से उन्हें खास लगाव था, शायद इसलिए कि वे घर की पहली पोती थी। उनके बड़े बेटे मुकीम साहब के 3 बेटे ही थे, जिनमें हसन दूसरे नंबर पर था और ज़ूबिया से 2 साल बड़ा था। हसन और ज़ूबिया के बचपन से ही बेहद दोस्ती थी। ज़ूबिया को भी वे अच्छा लगता था, मगर वे पसंदगी में इतना आगे नहीं बढ़ी थी जितना हसन बढ़ गया था। बचपन की दोस्ती कब मोहब्बत में बदली, हसन को पता ही न चला। वे जिंदगी से भरपूर एक जोशीला नौजवान था जो खुशी के हर लम्हे को मनाना खूब जानता था। वे अपने प्यार और ज़ूबिया के लिए मोहब्बत का बेवक्त इजहार कर दिया करता था। तमाम कज़िन ही जानते थे कि वे ज़ूबिया की मोहब्बत में गिरफ्तार था, मगर ज़ूबिया हमेशा उसकी मोहब्बत से कतराती थी। वह हसन की उल्फत और तवज्जो अपने लिए देखती तो डर जाया करती। वे इजहार और इकरार करने से खौफ खाती थी। मोहब्बत जैसी शर्त पर तो वो उसे वैसे ही एतबार नहीं था, मगर उससे हसन के जज्बात की तहे दिल से कदर थी। वह हसन की उल्फत के इजहार पर उसे रोकती, मना करती, मगर वह बाज ना था। ज़ूबिया एक मासूम और सादी सी लड़की थी। हसन को उसकी मासूमियत भा गई थी। वे सब कंजस के सामने धड़ल्ले से ज़ूबिया से मोहब्बत का दम भरता, मगर घर के बड़े नहीं जानते थे कि वे ज़ूबिया की मोहब्बत में गिरफ्तार था और उसे अपनाना चाहता था। अगर बड़ों में से किसी को भी पता चल जाता तो उन्होंने उसकी तो जो दुर्ग बनानी थी, सब साथ में ज़ूबिया को भी आड़े हाथों ले लेना था। उसने सोच रखा था कि जैसे ही उसे नौकरी मिलेगी वे दादा जान के कान में ये बात डाल देगा कि उसे ज़ूबिया से शादी करनी है। वे जानता था कि दादी जान के सामने दादी खुद ही सब संभाल लेगी। अगर ज़ूबिया बाबा मियाँ की लाडली थी तो वे भी भाई जान यानी कि दादी का लाडला था। हसन जल्दी करो ना, रात का 1 बज गया। वापसी के रास्ते पर 5 मिनट में ज़ूबिया ने उसे 20 बार जल्दी करने की ताकीद की थी, तो वे झंझरा गया। क्या यार, तुमने सालगिरह भी ठीक से नहीं मनाई? अब घर ही तो जा रहे हैं, जहाज़ तो नहीं है जो मैं उड़कर ले जाऊँ। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए ज़ूबिया को समझाया। देखो ज़ूबिया, घर से सब ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। वैसे भी बाबा मियाँ की तबीयत की खराबी की वजह से कल घर में सब जागते रहे और अब तो सब घोड़े बेचकर सो रहे होंगे। उसने ज़ूबिया की परेशानी कम करने की कोशिश करते हुए उसके चेहरे पर एक नज़र डाली। अगले ही लम्हे ज़ूबिया के मुँह से निकलने वाली चीख से उसने सामने देखकर फ़ौरन ब्रेक लगाई, मगर गाड़ी सामने से आती हुई मोटरसाइकिल सवार से टकरा चुकी थी। ज़ूबिया मुंह पर दोनों हाथ रखे हैरत से आंखें फाड़े सामने सड़क पर पड़े आदमी को देख रही थी। वे जल्दी से उतर कर नीचे गया। आदमी दर्द से कर्रा रहा था, मगर ठीक ठाक और जिंदा था। वक्त ज़ाया करने के बजाय घर पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी है, ये सोचकर वे पलटा और गाड़ी में जा बैठा। अभी उसने गाड़ी स्टार्ट ही की थी कि किसी ने खिड़की को डंडे से बजाए। पुलिस के 2 अफसरा को बाहर खड़े देखकर उसका दिल बिधक सा रह गया था। वे नीचे उतरने का इशारा कर रहे थे। शर्म नहीं आती, एक बंदे को ठोक कर भाग रहे हो? पुलिस के एक ऑफिसर ने ज़ूबिया पर नज़र जमाए उसे लिटा बाहर से निकाला। वे दोनों हाथों से सर थामे बेहद परेशान बैठे थे। पुलिस उन दोनों को पकड़कर थाने ले आई थी। उसने पुलिस वालों को हर किस्म की पेशकश करके देख लिया था, मगर वे मान कर ना दिए, बल्कि रिश्वत देने की भी कोशिश की, पर और मज़ीद चिराग पर पारी हो गया। मजबूरन उसे बाबा का फ़ोन नंबर देना पड़ा। ज़ूबिया का तो मारे परेशानी के बुरा हाल था।
वे कब से दुपट्टे में चेहरे छुपाए बैठी थी। उसे मालूम होता कि वे इस मुश्किल में फंस जाएगा तो कभी ज़ूबिया को लेकर ना निकलता, बल्कि घर में ही उसकी सालगिरह मना लेता। पर उसे ऐसे ही मुहिम जोई का शौक़ था। अब वे अपने बाल पकड़े खुद को कोस रहा था। कुछ ही देर में उसे बाबा के साथ जलाल भाई और अजीम चाचू आते दिखाई दिए तो उसे कुछ इत्मीनान हुआ। क्या ये दोनों घर से भागे थे? पुलिस का पहला सवाल ही गैर मतलब था। वे गुस्से से बोले, मैं आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि हम कहाँ गए थे, अब आप फिर गैर मुनासिब बात कर रहे हैं। ओके काका, हमने तो बात ही की है कि काम तो गैर मुनासिब तुमने किया है। नाजिम साहब, आप हमें बताएं, क्या आपको पता था कि आपकी बेटी रात के इस पहर इस लड़के के साथ घूम रही है? शक्ल सूरत से तो आप लोग शरीफ लगते हैं। अपनी औलाद पर नज़र रखें, बाद में सर पकड़कर रोते हैं जब पानी सर से गुजर जाता है। पुलिस के उस अफसर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लगता है घर से मार खाकर आया। काम पर आज हसन की ज़ुबान कहाँ रुकती थी। उसने जलाल भाई के कान में खुसकर कहा कि तो उन्होंने चुप उसे कहने का इशारा किया। उसके बाद चाचा ने पुलिस वालों की मिन्नतें की और बड़ी मुश्किल से उनकी ज़मानत करवाई। उन पुलिस अफसरों का तो कहना था कि इन दोनों को एक रात थाने में गुजार लेने थे, सारी आशिकी भूल जाएंगे। वे सब रात के अंधेरे में घर पहुंचे थे। घर के सभी लोग उनके इंतज़ार में जाग रहे थे। सोने पर सुहागा ये कि बाबा मियाँ की तबीयत की खराबी के बायस चारों फुए अपने अपने बच्चों के साथ आई हुई थी और अजीम साहब ने ज़ूबिया का बाजू पकड़कर उसे गुस्से से गाड़ी से उतारा और ले जाकर उसकी माँ के सामने पटक दिया। संभालो अपनी औलाद को, हाथ से निकली जा रही है। वह हलक के बल चीखी थी और ज़ूबिया मुंह पर हाथ रखकर रो दी। वे पहले बेहद खौफ ज़्यादा थी। चाचू, इसमें ज़ूबिया का कोई कसूर नहीं है, मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर गया था। वे आगे बढ़कर बोला था ताकि ज़ूबिया को चाचू के गैस और गज़ब से बचा सके। तड़ाक उसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ इस कदर ज़ोरदार था कि वह लड़खड़ा गया था। उसने गाल पर हाथ रखकर हैरत से चाचू की तरफ देखा। उनकी आंखों से चिंगारियाँ निकल रही थी। जब से उनका चेहरा सुर्ख था। आइंदा अगर मेरी बेटी के रास्ते में आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्होंने उंगली उठाकर उसे तंग किया था। उनका लहजा उनके गैर और गज़ब का पता देकर रहा था। वे गुस्से से मेज़ को उठाकर ठोकर मारकर वहाँ से जाने लगे थे। बाबा मियाँ की तबीयत इस कदर ख़राब है और तुम्हें सालगिरह मनाने की पड़ी है। आधी रात को जवान जहान लड़की को तुम ले गए थानेदार भी ख़ानदान की इज्जत खाक में मिला दी। फूफो का भी दिल चाह रहा था कि एक थप्पड़ और लगाए हसन को। अजीम ने तो हल्के में छोड़ दिया इसे। सबसे छोटे चाचू की आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा। इन सब लोगों को क्या हो गया था? ये चंद घंटों में इतना कैसे बदल गए? ऐसा क्या कर दिया मैंने? वह हैरान था। कोई भी उसके पास नहीं आया था, ना किसी ने उसे तसल्ली दी थी। सब उसकी एक एक करके अपने माँ बाप के पीछे निकल गए। ज़ूबिया को तो कब का उसकी माँ लेकर जा चुकी थी। वे भी सर झुकाए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वे कब से अपने घुटनों पर सर रखकर बैठा था। बात इतनी मामूली नहीं थी जितनी उसे लगी थी। वे तो हमेशा से ही ऐसी मुहिम जोई का आदी था। उसका जो दिल करता था वे कर जाया करता था, मगर उस रात ज़ूबिया को साथ लेकर जाना उसे काफ़ी महंगा पड़ गया था। उसने सबको और हालात को अपने मुकबल कर लिया था। उसने अपने हाथ से खुद ही सब कुछ बिगाड़ दिया था। तीसरे नंबर वाली फूफो अपने बेटे मंसूर के साथ ज़ूबिया से शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। उस वक्त तो अजीम चाचू ने कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि ज़ूबिया भी पढ़ रही थी, मगर अब उन्होंने एक रात में ही फैसला कर दिया और फूफो को कह दिया कि वे शादी की तैयारियां करे। बाबा मियाँ के घर आते ही मैं ज़ूबिया को रुखसत कर दूंगा। अजीम चाचा का गुस्से में किया गया ये फैसला हसन पर क़यामत ढा गया था। मंसूर में कोई बुराई नहीं थी, बल्कि वो ख़ानदान का सबसे लायक फ़ाइक बच्चा था और ज़ूबिया के लिए बेहद मुनासिब था। मगर वह अपने लिए अपना दिल क्या करता जो ज़ूबिया के अलावा किसी और के साथ के लिए राज़ी ना था। जलाल भाई और कुछ करे मैं मर जाऊँगा, मैं ज़ूबिया के बिना नहीं रह पाऊँगा। उसके बगैर मैंने हमेशा उसी के बारे में सोचा है। वे मेरे दिल और दिमाग पर हुकूमत करती है। वे जज्बात में आकर अपने भाई के सामने रो दिया। जलाल हैरान था। वे तो ये समझा था कि वे ज़ूबिया को वैसे ही उसकी सालगिरह मनाने के लिए बाहर ले गया था। उसे नहीं मालूम था कि वे तो मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है। तुम इसके अच्छी तरह से सोच समझकर ये बात कर रहे हो ना, कहीं ये तुम्हारे वक्ती साथ तो नहीं है। जलाल को न जाने क्या लगता था
कि हसन जैसा लापरवाह और लाउबाल लड़का किसी को इस कदर नहीं चाह सकता, मगर उसकी सुर्ख अंगारा आंखें और चेहरे पर जो मलाल था वे जलाल को बहुत ही कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। क्या ज़ूबिया भी तुम्हें इतना ही चाहती है? जलाल भाई का सवाल इस सबको तवक्को था कि मगर वे चौंक गया। सर उठाकर उसने देखने लगा। वह अपनी एक तरफा मोहब्बत में इस कदर मगन था कि ज़ूबिया का एहसास जानने की तो उसने कभी कोशिश ही नहीं की थी। ज़ूबिया ने तो कभी भी खुलकर उससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था। उसकी शर्म और झिझक आड़े आ जाती थी, मगर अब उसे उसका जवाब चाहिए था। वह उसकी मर्जी और मंशा के बगैर तो कोई स्टैंड नहीं ले सकता था। बाबा मियाँ अस्पताल से बखैर आफियत लौट आए थे। घर में खुशी का समय था। ज़ूबिया उन्हें देखकर उनसे लिपट गई। उसकी आंखों से बहते आंसू बाबा मियाँ को परेशान कर गए। अरे मेरी बच्ची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब रोना नहीं है। उन्होंने उसे तसल्ली दी और उसके आंसू पोंछ डाले। ज़ूबिया बाबा मियाँ के लिए सूप बनाकर लाई। उसे माँ की आवाज़ सुनाई दी तो फ़ौरन ही उठकर बावर्ची खाने की तरफ चलती हुई नजर आई थी कि बाबा मियाँ को उसके हाथ का सूप किस कदर पसंद था। बाबा जी, आपको तो मालूम है कि मुसर्रत ने आपने मंसूर के लिए ज़ूबिया का हाथ मांगा है। आपकी तबीयत की वजह से सब ही परेशान थे। हम सोच रहे हैं घर में कुछ खुशी की जाए, तो क्यों ना ज़ूबिया और मंसूर के निकाह की रस्म रख ली जाए। हाँ, क्यों नहीं, आजकल सब यहाँ आए हुए हैं तो अच्छा है, सबकी मौजूदगी में तकरीब रख लो। बाबा मियाँ ने खुशी जताई कि तो सूप ने लिए देगची चूल्हे पर चढ़ाती ज़ूबिया का दिल धक सा रह गया। ज़ूबिया, सुनो, खिड़की खोलो। बड़ी दोपहर में वे अभी कमरे में ताज़ा हवा होने के लिए आई थी कि उसके कमरे की खिड़की पर उंगली बजाकर आवाज़ दी गई। वे चौंक कर पलटी, फ़ौरन से खिड़की का दरवाज़ा खोल दिया। हसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह हैरानी से बोली। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वे फ़ौरन खिड़की पर चढ़कर अंदर कूद आया। हसन, तुम चले जाओ यहाँ से, मैं आती हूँ। कमरे में बात करना मुनासिब नहीं लगता, कोई देख लेगा तो जाने क्या सोचेगा। मैं तुमसे कई दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर तुम हमेशा मुझे नज़रअंदाज करती आ रही हो। आज मैं बात करके ही जाऊँगा। वे न जाने क्या कुछ सोच कर आया था। हसन, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम यहाँ से जाओ प्लीज़, मैं खुद अभी तुम्हारे पीछे आती हूँ। अब की बार ज़ूबिया ने उसके हाथ से धकेल कर खिड़की की तरफ फेंका था। और मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाहर गैराज में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी के लिए अभी वहाँ पहुँचो। वे खिड़की से कूदकर बाहर गया तो ज़ूबिया ने सुख का सांस लिया। ये लड़का भी न जाने क्या कुछ करता रहता है। वे कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। ज़ूबिया, तुम मेरा साथ दो, मैं तो तुम्हें बहुत ही कुछ कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? हसन, उसने परेशानी में अपने हाथ मसले थे। क्योंकि तुम क्यों कुछ नहीं कर सकती? मैं तुम्हारी मदद के लिए बगैर कुछ नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, वह अटल लहजे में बोला था। मगर हसन, मुझे ये सब तो ठीक नहीं लगता। क्यों ठीक नहीं लगता? क्या तुम उस मंजूर से शादी करने के लिए तैयार हो? उसने ज़ूबिया की आंखों में झांका तो वे नजरें चुरा गई। ज़ूबिया, इधर देखो। उसने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। तुम अजीम चाचू से साफ साफ इनकार कर दो कि तुम मंसूर से शादी नहीं करोगी। मैं बाबा से बात करता हूँ कि वे मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए। हसन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कर सकती। मैं पहले ही बाबा के एतमाद को ठेस पहुँचा चुकी हूँ। अब मैं मज़ीद उनकी तरबियत पर हर्फ नहीं आने दे सकती और ख़ानदान भर में उनको रुसवा नहीं करवा सकती। मेरी तरफ से साफ इनकार है। जो कुछ जैसा हो रहा है वैसे होने दो। ज़ूबिया ने अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। उसने हैरत से ज़ूबिया की तरफ देखा था। ये तुम क्या कह रही हो ज़ूबिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तुम अपने लिए मेरी मोहब्बत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। अगर तुमने यूँ बेवफाई करनी थी तो मुझे पहले ही कदम पर रोक देती, ताकि मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना आगे ना निकलता। वे मायूसी से भरे लहजे में बोला। उसका मतलब जलाल भाई सच कहते थे। मेरी मोहब्बत एक तरफा थी। मैं ही इतने अरसे से बेवकूफ़ बनता रहा। उसकी सुर्ख अंगारा आंखें देखकर वे डर गई। हसन, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। मैं बेहद मजबूर हूँ। उसने हसन को समझाने की कोशिश की, मगर वे समझने को कहाँ तैयार था। वे तो जान चुका था कि ज़ूबिया उसकी पुष्ट देख रही थी। ये जज्बात में आकर कुछ गलत कर बैठेगा। उसने परेशानी से अपने माथे को मसला था। जलाल भाई की शादी के बाद ये खानदान की दूसरी तकरीब थी। सभी बड़े अच्छे, इंतहाई खुशी के साथ तैयारियों में मसरूफ़ थे। रोज़ाना ही बाज़ारों के चक्कर लगते, तरह तरह के टोटके आजमाए जाते।
औरतों ने तो तैयारियों में लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया था। कोई ना कोई चेहरे पर सफ़ेद और तो कभी काला मास्क लगाए घूम रही होती। वे साख आँखों से सबको देखती और चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए रखती। वे अपने बाबा के चेहरे पर सुकून और इत्मीनान देखती तो उसका अपना दिल भी सुकून से भर जाता। मगर जैसे उसने हसन का ख्याल आता, वे बेचैनी से उठ खड़ी होती, कमरे में इधर से उधर टहलना शुरू कर देती। उसने हसन से कभी भी खुलकर इजहार नहीं किया था, मगर वह हलचल तो उसके दिल में भी मची थी। उसने हसन की आंखों में इसके इजहार से पहले ही मोहब्बत का शमा जलती देख ली थी। उसकी मोहब्बत तो इस कदर सच्ची और खलीस थी कि उसने कभी इजहार की ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। हसन सब जानता था, मगर न जाने क्यों बिल्कुल गुमशुदा था। क्या हसन ने उसकी आंखों में जलते दीपक नहीं देखे थे जो उस पर नज़र पड़ते ही जल उठते थे? काश उस रात वह हसन के साथ ना जाती तो ये सब कुछ ना होता। अब बाबा ज़रूर शादी उसकी पहले उसकी मर्ज़ी से पूछते तो वे साफ साफ हसन का नाम ले देती, मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। बाबा को उसकी वजह से सबके सामने बहुत ही सुबकी उठानी पड़ती। वे कैसे बाबा को मंसूर से शादी के लिए इनकार कर सकती थी? वे अपने माँ बाप की इज्जत और मान की खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर सकती थी। इतना हौसला तो उसमें था, मगर हसन काश वे उसकी बात समझ सकता। वे उसको भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। आज रात मगरिब के बाद निकाह की तकरीब रखी हुई थी। मंसूर अपनी माँ के साथ सुबह से ही आ चुका था। वे पिछले हफ्ते ही बैरून मुल्क से लौटा था। सभी उससे मिलकर बहुत ही खुश थे। घर में तैयारियां उरूज पर थी। ख़वातीन खाना पकाने की तैयारियां में हलकान थी तो लड़के बाहर लॉन में सजाने में मशगूल थे। हर तरफ रौनक देखकर उसका दिल खुशी से भर गया था। बैरून मुल्क में वे ये सब रौनक मिस करता था, मगर सबसे ज़्यादा रौनक लगाने वाला वे लड़का हसन कहाँ था? अभी तक हसन से मुलाकात नहीं हो सकी थी। उसने हसन की तलाश में इधर उधर नज़रें दौड़ाई। हसन कहाँ है? उसने तैयारियों में मसरूफ़ ज़ूबिया के छोटे भाई बाबर से पूछा तो वे अपने कमरे में बैठा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वे तेज़ी से कहकर आगे बढ़ गया तो वे हसन से मिलने उसके कमरे में चला गया। कमरे में घुप अंधेरा था। उसने स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर बत्ती जलाई। कमरे की हालत अजीब थी। हर तरफ सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। हसन बिस्तर पर उल्टा पड़ा था। बत्ती जलाने से भी उसके वजूद में कोई हलचल ना हुई। इतनी गर्मी में भी कंबल उसके ऊपर पड़ा हुआ था। वे परेशानी से आगे बढ़ा और हसन का कंधा हिलाया तो उसके वजूद में होती हलचल देखकर उसने सुख का सांस लिया। आप कब आए? हसन उसे देखते ही उठ गया। 1 हफ्ते पहले आ गया था, उसने जवाब देते हुए उसका जायज़ा लिया। बड़ी हुई शौक के साथ बिखरे बाल और सुर्ख आंखें, कपड़े भी ना जाने कितने दिनों से नहीं बदले गए थे। तुम्हें क्या हुआ है? उसने हैरत से अपने छोटे कजिन को देखा जो उसे बेहद अजीज था। नहीं, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं है। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेर कर अपने कर्ब को मिटाने की कोशिश की थी, जो कि साफ ही नज़र आया था। उसके चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजा ली। मंसूर ने भगवता चेहरे देखा तो उसके लिए लम्हे में वह सजद लगाकर बिस्तर से उठा। मैं ज़रा सा फ्रेश होकर आता हूँ। इससे पहले कि उसके चेहरे से सब कुछ झलकता वो बाथरूम में घुस गया। मुझे ज़ूबिया से मिलना है, वह बेहद ज़रूरी है। वे सबसे छोटी कज़िन थी। मैंने उसकी मिन्नत कर रहा था, मगर वो तो मासूम भाई, आप शाम को उससे निकाह के बाद उस वक्त भी जी भर के मिल लिएगा। वे शरारत से बोली। नहीं, मुझे अभी मिलना है, प्लीज़ कुछ करो। वे मिन्नत भरे अंदाज में बोला तो वे सोच में पड़ गई थी। ठीक है, आप टेरेस पर जाए, मैं आपको वहीं लेकर अप्पी को वहीं भेजती हूँ। वे ज़ूबिया को देखकर हैरान था। पीली फटक रंगत पर हैरान आंखें। हसन को क्या हुआ है? उसने ज़ूबिया से पहला सवाल हसन के बारे में पूछा था। वे घबरा गई। मुझे नहीं मालूम। अगले ही पल वे वापस नीचे भाग गई। हैरत वाली बात तो ये थी कि बरकी कुम से सजा हुआ था। मेहमानों के लिए सफ़ेद सोफ़ों का इंतज़ाम था। तकरीब में घर के लोगों ही शामिल थे। हयात साहब अपने चारों बेटे और बेटियों को उनकी आल औलाद समेत देखकर बेहद खुश थे। ज़ूबिया को लाकर बिठा दिया गया, मगर मंसूर जो अभी कुछ देर पहले यहाँ मौजूद था, न जाने कहाँ गायब हो गया था। कुछ ही देर में वह हसन का हाथ पकड़े आता दिखाई दिया। वह सोफ़े पर बैठने के बजाय स्टेज पर खड़ा हो गया। बात दरअसल ये है कि मैं अपनी एक कॉलीग को पसंद करता हूँ। और उसके इस ऐलान पर सभी सन्नाटे में रह गए कि ये क्या बकवास है। उसकी माँ उड़ खड़ी हुई
और 1 मिनट माँ मुझे बात कर लेने दे, उसने नरमी से माँ को समझाया। दरअसल जब माँ ने ज़ूबिया से मेरे रिश्ते की बात की तो माँ को कुछ मालूम ना था, मगर बाद में मैंने माँ को बता दिया कि मैं अपनी एक कॉलीग से शादी करना चाहता हूँ। लिहाजा माँ ने दोबारा कभी अजीम मामू से कोई बात नहीं की थी, मगर अब जब अजीम मामू ने खुद ही माँ से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो माँ उन्हें बता ना सकी कि मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वे नहीं चाहती थी कि उनका भाई उनसे नाराज़ हो। माँ ने मुझे ज़ूबिया से शादी के लिए मना लिया था और मैं माँ की इज्जत और उनके मायके की खातिर मान भी गया था, बिल्कुल वैसे जैसे ज़ूबिया इस रिश्ते के लिए मान गई है। मुझे समेत सभी कंजस ये सब जानते हैं, सारे कजिन्स जानते हैं कि ज़ूबिया और हसन एक दूसरे को चाहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। बड़ों की इज्जत बचाने के लिए कब तक हम बच्चों का एहसास को कुर्बान किया जाएगा। वे सवाल या निशान बना सब बड़ों से पूछ रहा था। अजीम मामू, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप ज़ूबिया का निकाह हसन से कर दे, वे इसे बहुत ही खुश रखेगा। वह अजीम मामू के हाथ पकड़े बोल रहा था। उन्होंने फ़ौरन अपने हाथ छुड़वाए। ऐसा नहीं हो सकता। बाबा मियाँ अपनी लाठी टेकते उठ खड़े हुए। मैंने तुम लोगों को इतना तंग जहन तो नहीं बनाया था कि अगर बच्चे अपनी पसंद से शादी करना चाहे तो तुम लोग जालिम समाज बनकर दरमियान में खड़े हो जाओ। जब से मैं अस्पताल से आया हूँ मैंने एक दिन ज़ूबिया के चेहरे पर खुशी नहीं देखी। तुम लोग अंधे हो जो तुम्हें अपनी औलाद की खुशी दिखाई नहीं देती। बाबा मियाँ ने सबको बुरी तरह से लताड़ा था। बाबा, मैं तो चाहता था कि ज़ूबिया मेरी बहू बने, मगर मैं अजीम की वजह से चुप था। मुकीम ने आगे बढ़कर बाबा मियाँ को हाथ थामा। वे नहीं चाहता था कि उनकी तबीयत दोबारा से ख़राब हो। बस ये तय है कि ज़ूबिया का निकाह हसन से होगा। अजीम की क्या मजाल थी कि वह बाबा मियाँ के फ़ैसले से इनकार करता। निकाह सर अंजाम पा गया था। सब बड़े खुश ज़ूबिया का हाथ पकड़े उस पर लगी मेहंदी का जायज़ा ले रहे थे। बड़ा रंग आया है, इसका मतलब पता है कि क्या है? ज़ूबिया ने इतरा कर पूछा। इसका मतलब है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को बेपनाह चाहता है, ये तो मुझे मालूम है। उसने एक अदा से अपना हाथ छुड़वाया। तुमने पैरों पर भी मेहंदी लगाई है? हसन ने उसके पाँव देखे तो चौंक कर रह गया था और पूछने लगा, हाँ लगाई है। इसका मतलब पता है क्या है? वे शौकी से बोला तो वे चौंक गया कि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि दुल्हन भी अपने दूल्हा को बहुत ही चाहती है। उसने शर्माते हुए बिना आखिर इजहार कर ही दिया था। हसन दिल लाकर मुस्कुराया था। उसकी चाहत की शिद्दत राय नहीं गई थी। और तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।